जल्दी से ज्वाइन हो जाओ जिसे भी ज्वाइन होना है। स्क्रीन दिख रही है सबको? हम्म, देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। जो भी सवाल हो क्लास के एंड में बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे। कोड वगैरह की और जो भी मैं फाइल्स वगैरह यूज करूँगा, जो भी इमेजेस यूज करूँगा, जो भी एसेट्स यूज करूँगा, किसी की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें बस क्लास को ध्यान से देखना है और समझना है। बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें गिटहब पे मिल जाएंगी। जैसे मैंने गिटहब पूरा का पूरा कल ही सेटअप कर दिया, पूरा गिटहब बना दिया है। तो जैसे ही तुम्हें लिंक मिल जाएगा प्रॉपर रेपो का। जैसे उस रेपो को ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने पूरा का पूरा कोड खुल जाएगा इस तरीके से। जैसे कल जो मैंने बताया था उसके बारे में है ये। सेम क्लास आज हम फिर से करेंगे क्योंकि कल बहुत कम लोग ज्वाइन कर पाए थे। आज हम ये क्लास रिपीट करेंगे और आज के बाद जो भी क्लासेस चलेंगी वो फिर रेगुलर चलेंगी। अब मैं कोड डाउनलोड करना तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ही तुम्हें एक लिंक मिलेगा, पहले तो जैसे ये लिंक हो गया, ये लिंक तुम्हें मिला। तुम जैसे ही इसे ब्राउज़र में डालते हो और एंटर करते हो तो तुम अपने मेन पेज पे, गिटहब के पेज पे आ जाओगे। अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे एक बटन दिखता है कोड का। इस कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड जिप। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस जिप फाइल में सारे के सारे कोड और इमेजेस रहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे एसेट्स, इसके अंदर सारे इमेजेस वगैरह हैं हमारे। फिर इंडेक्स फाइल, उसकी पीडीएफ, स्क्रिप्ट फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस, ये सारी की सारी फाइल्स तुम्हें मिल जाएंगी इस जिप के अंदर एक ही बार में। तो इस तरीके से तुम गिटहब से कोड डाउनलोड कर सकते हो, फिर इसे एक्सट्रैक्ट करके और अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। तो कोड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है तुम्हें। तुम्हें बस क्लास को ध्यान से देखना है, कोड को समझना है। और बाकी कोई भी दिक्कत अगर आए तो तुम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। तो आई होप कि किसी के पास कोई सवाल होगा नहीं। अब हम क्लास शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख लो कि आज हम लोग बनाने क्या वाले हैं। तो अभी के टाइम पे तुम लोग लगभग लगभग लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो सबके सब। जैसे ही लास्ट ईयर कंप्लीट होगा तुम जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करोगे। तुम्हारे पास सीवी होनी चाहिए और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए तुम्हारे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। और अभी तक किसी ने भी पोर्टफोलियो बनाई नहीं है, तो मैं एक नॉर्मल सा पोर्टफोलियो तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से फिर तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर तुम अपना पोर्टफोलियो बना भी पाओगे। तुम चाहो तो दूसरा भी पोर्टफोलियो बना सकते हो या इसी पोर्टफोलियो को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसे हम लोग बनाने वाले हैं। पूरा पहले प्रोजेक्ट देख लो एक बार। ये हीरो सेक्शन है जिसमें इमेज और टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे कंपनियों की लिस्ट आ जाती है। ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग है, ये इनफाइनाइट स्क्रॉल होते रहती है। उसके बाद यहाँ पे है यू आई यू एक्स डिज़ाइन, यानी ये सर्विसेज हैं। तुम यहाँ पे अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, जो जो चीज़ें तुम्हें आती हैं, जैसे एच टी एम एल सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टैलविन सी एस एस, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगो डी बी, ए पी आई बनाना, पोस्टमैन, जीरा, ये सारे के सारी चीज़ें तुम ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे पोर्टफोलियो। यहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स की एक इमेज लगा दी, उसकी टाइटल लिख दी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी थोड़ी सी, और क्लिक करते ही वो प्रोजेक्ट पे लाइव लिंक लगा दी ताकि क्लिक करते ही हम उस प्रोजेक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएं। तो ये सेक्शन है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो के सेक्शन के बाद यहाँ पे है रिव्यू का सेक्शन। ये सेक्शन तुम चाहो तो हटा सकते हो, सीखने के पर्पज़ से अभी के लिए हम लोग इसे बनाएंगे। उसके बाद है ब्लॉग का सेक्शन। तुम अगर कोई अपने ब्लॉग वगैरह लिखते हो, कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो, तो उसे तुम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा। लास्ट में यहाँ पे है फुटर। फुटर में कंपनी का नाम, तुम यहाँ पे अपना नाम लिख देना। यहाँ पे टेक्स्ट, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से फुटर है। तो इसे हम लोग पूरा करेंगे। इसे पूरा करने के तुरंत बाद फिर हम लोग एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे प्रॉपर, जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटी भी डालेंगे।
अभी के लिए ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, और जहाँ पे हमें नीड होगी कुछ एनिमेशंस वगैरह ऐड करने की, तो वहाँ पे मैं तुम्हें एनिमेशन वगैरह के बारे में भी बताते चलूँगा। तो अब शुरू करते हैं कोड करना। कोड करने से पहले तुम अपने स्क्रीन पे एक नया फोल्डर बना लो और उसका नाम रख दो माई पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से मैंने अपना नया फोल्डर बना लिया, माई पोर्टफोलियो। इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब देखो, इस फोल्डर को हमें वी एस कोड में ओपन करना है। तो किसी भी फोल्डर को वी एस कोड में ओपन करने का जो सबसे ईजी वे है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये फोल्डर है, फोल्डर को तुमने ओपन कर लिया। इस फोल्डर में यहाँ पे सर्च बार के पास आ जाओ, बिल्कुल जहाँ पे ये सर्च बार दिख रहा है एकदम यहीं पे। यहाँ पे इसे हटा के तुम लिख दो यहाँ पे CMD। नॉर्मली ये पाथ वाला सेक्शन है जहाँ पे पाथ शो होता है, तो उस पाथ वाले सेक्शन में जैसे ही CMD लिख के एंटर करोगे तो तुम्हारे पास CMD ओपन हो जाएगा। अब CMD ओपन हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट लिख के जैसे ही तुम एंटर करोगे तो अब ये फोल्डर तुम्हारे VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है किसी भी फोल्डर को VS कोड में ओपन करने का। फोल्डर को ओपन करना है, पाथ वाले एरिया में तुम्हें CMD लिखना है और CMD में तुम्हें लिखना है कोड स्पेस डॉट। इस तरीके से ये फोल्डर तुम्हारे VS कोड में ओपन हो जाएगा। और फिर हम लोग इस पर अपने आगे की कोडिंग करेंगे। ये देखो मेरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। फोल्डर ओपन होते ही हम लोग 3 फाइलें बना लेंगे। सबसे पहला index.html। इसमें हम लोग अपने HTML की सारी कोडिंग करेंगे। index.html नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी हम अपनी फाइल सर्वर पे लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो हमेशा index.html फाइल ही रन होती है। कभी भी कोई भी कोड अगर तुम सर्वर पे डिप्लॉय करते हो तो फर्स्ट पेज जो तुम्हारा रन होगा वो होगा index.html। तो इसलिए पहले पेज का नाम हमेशा index.html रखना होता है। उसके बाद CSS लिखने के लिए हम एक नई फाइल बना देते हैं style.css। इसमें हम लोग अपनी CSS के सारे कोड को लिखेंगे। सेपरेट रखने का रीज़न ये है कि हमारा कोड रीडेबिलिटी में रहे, अच्छे से रीड हो सके, और हमारा कोड सेपरेट सेपरेट रहे। HTML का कोड एक जगह पे, CSS का कोड एक जगह पे, जावास्क्रिप्ट का कोड एक जगह पे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे क्रिएट होने में। .css वेट, थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, इस वजह से टाइम लग रहा है। डोंट वरी, हो जाएगा। चलो, style.css हमारा फोल्डर बन गया है। अब हम यहाँ पे एक और नया फाइल बना लेते हैं script.js। इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। जावास्क्रिप्ट के जो भी कोड होंगे हम अपने script.js के अंदर लिखेंगे। अब पहले इन तीनों फाइलों को हम इंक्लूड करेंगे, यानी तीनों फाइलों को अटैच करेंगे अपने index.html से, तीनों को जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे। तो तुम्हें index.html में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले HTML का बॉलर प्लेट कोड लिख लेना है।
ये है हमारे HTML का बॉलर प्लेट कोड। बॉलर प्लेट कोड क्या होता है? तो ये वो कोड है जिसे तुम्हें लिखना ही लिखना है। कोई भी HTML की फाइल बनाने से पहले इस कोड को लिखना कंपलसरी है। तो इस कोड को तुम्हें लिखना ही लिखना है। बॉलर प्लेट कोड लिखने के बाद सबसे पहले हम इसमें style.css की लिंकिंग करेंगे। स्टाइल की फाइल में हम हमेशा CSS लिखते हैं और CSS को हेड टैग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो कोशिश करना कि जो ये टाइटल है इसके ठीक ऊपर तुम अपने स्टाइल टैग की लिंकिंग करो। लिंक करने के लिए तुम्हें लिखना है लिंक टैग और href में इस फाइल का नाम style.css। तो इस तरीके से तुम्हारी CSS की फाइल लिंक हो गई है। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करने के लिए तुम्हें हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है इसके ठीक पहले ही तुम्हें जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी है। इस फाइल का अब नाम दे देंगे script.js। लिंक टैग में हम लोग CSS की लिंकिंग करते हैं और स्क्रिप्ट टैग में हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल की लिंकिंग करते हैं। लिंक टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है और जावास्क्रिप्ट की फाइल जब भी लिंक करते हैं तो बॉडी की क्लोजिंग के पास करते हैं, यानी कोशिश किया जाता है कि जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग हमारे पूरे कोड के बाद हो। और इस बॉडी के अंदर अब हम लोग अपना पूरा कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टाइटल तुम्हें दिख रहा है ये टाइटल वो है कि कोई भी वेबसाइट जब बनती है तो यही टाइटल तुम्हें होम स्क्रीन पे दिखता है। जैसे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अगर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे सर्च किया gtexnetlify.app, ये देखो यहाँ पे टाइटल में तुम्हें क्या दिख रहा है? गौतम टेक्नोलॉजीज। यहाँ ऊपर में दिख रहा है बिल्कुल गौतम टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये टाइटल में लिखा हुआ है। टाइटल में जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो यहाँ पे दिख रहा होता है बिल्कुल। तो इसीलिए तुम अगर इस पेज को रन करोगे तो तुम्हारे वेबसाइट पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा, तुम इसे चेंज करो और अपना नाम लिख देना और फिर लिख सकते हो पोर्टफोलियो, इस तरीके से। अब इस फाइल को हमें रन भी करना है। रन करने के लिए तुम एक एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर ये एक्सटेंशन है, इसे यूज कर सकते हो। ये करता क्या है? ये एक्सटेंशन है, इसे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे बटन आ रहा होगा इंस्टॉल का, क्लिक करते ही इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे गो लाइव का बटन आ जाता है। तो इस फाइल का काम क्या है, इस एक्सटेंशन का काम क्या है? ये तुम्हारे करंट फाइल को रन करा सकता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी इंडेक्स वाली फाइल रन हो जाएगी। मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही मेरा ये पेज ब्राउज़र में ओपन हो गया, देखो रन हो गया। और मैंने कहा था टाइटल में जो भी चीज़ लिखते हैं वो यहाँ बिल्कुल हेडिंग में दिखती है, यहाँ पे बिल्कुल टैब बार में। तो यहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, वेलकम टू GTEX क्लासेज। तो इस तरीके से देखो हमारा H1 दिख रहा है। इस तरीके से हमारा H1 दिख रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब जिस तरीके से HTML का बॉलर प्लेट कोड होता है ठीक वैसे ही हमारे पास CSS का भी बॉलर प्लेट कोड होता है, इसे लिखना कंपलसरी है। जैसे यूनिवर्सली पहले हम, हाँ एक चीज़ देख लो पहले तब समझ में आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है लेकिन देखो ये ऊपर से हल्का सा गैप ले रहा है। मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये ऊपर से इतना गैप ले रहा है जबकि ये गैप हमने दिया ही नहीं है, और यहाँ से भी गैप ले रहा है। तो कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग लेता है। तो इसको बंद करना चाहिए हमें हमेशा। इसको बंद करने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करेंगे और लिखेंगे मार्जिन 0 और पैडिंग 0। इसके साथ एक और कोड लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये जब हम फ्लेक्स बॉक्स के साथ काम करते हैं तो यूज होता है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स,
ये मैंने 3 लाइन का कोड लिखा। अब देखो ये ऊपर से भी गैप इसने कम कर दिया बिल्कुल, और लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल इसने गैप बंद कर दिया। तो इसलिए हमें मार्जिन और पैडिंग को 0 पे सेट करना ज़रूरी है। आई होप समझ में आया होगा कि यूनिवर्सली हम लोग मार्जिन और पैडिंग को 0 कैसे करते हैं। तो अब देखो बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं ले रहा है, तो हमारा मार्जिन और पैडिंग 0 पे सेट हो गया। अब मैं कहूँगा HTML और बॉडी इन दोनों की जो हाइट है वो हो 100% और उनकी विथ भी हो 100%। तो ये मैंने सेट कर दी। तो ये इतना जो कोड है ये CSS का बोलर प्लेट कोड है। इसे कोई भी CSS फाइल लिखने से पहले इसे लिखना कंपलसरी है। अगर लिखते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करो कि इसे लिखो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फाइल पे, जो चीज़ हमें बनानी है उस पर। हमें बनानी है ये पोर्टफोलियो और इसका बैकग्राउंड ब्लैक पे है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने बॉडी की बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूँगा। तो यहीं पे हाइट और विड्थ मैंने दी है, यहीं पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। टेक्स्ट कहाँ गया? टेक्स्ट यहीं पे है, बशर्ते टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक है और हमारी बॉडी का भी कलर ब्लैक है, तो वो दिख नहीं रहा है। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कलर वाइट। तो अब देखो इसका कलर वाइट हो गया। अब इस कोड को समझो। इस कोड में हमने लिखा है बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, यानी बॉडी और HTML, अभी के लिए बॉडी टैग मान लो, बॉडी टैग में जो भी एलिमेंट हो उन सब का पूरा बॉडी टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, और उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका कलर वाइट आना चाहिए। ये मैंने इसे सेट कर दी। अब मैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखूँ तब मुझे कलर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही लेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कलर वाइट की जगह रेड करता हूँ तो अब बाय डिफ़ॉल्ट कलर रेड है, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक रहेगा और कलर वो रेड लेगा इस तरीके से। तो हमारा इतना काम हो गया। अब हम बनाते हैं न्यू बार बनाना शुरू करते हैं। तो न्यू बार बनाने से पहले ये देखो, ये हमारा न्यू बार है। न्यू बार में एक इमेज है यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 4 5 5 मेन्यू है, और उसके बाद एक बटन है। तो सबसे पहले हम न्यू बार बनाते हैं। न्यू बार के लिए मैंने बनाया एक डिव को एक क्लास दे दिया मैंने न्यू बार। डिव बना दिया मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट डिव की कोई हाइट और विड्थ नहीं होती है, इस वजह से ये डिव हमें दिखेगा नहीं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे डिव लिखा हुआ दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिव की कोई भी हाइट और विड्थ नहीं होती है, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो डिव को दिखाई देने के लिए हमें इसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैंने न्यू बार के लिए CSS लिखना शुरू किया यहाँ पे, डॉट न्यू बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्लास लिया है, तो क्लास को टारगेट करने के लिए CSS में हम लोग डॉट लगाते हैं। और अगर ID लिए होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ID न्यू, तो ID को टारगेट करने के लिए हम लोग हैशटैग लगाते हैं, हैश न्यू, इस तरीके से। तो फिलहाल मैंने क्लास लिया है, तो मैं क्लास लिखूँगा और हम ID को यहाँ से हटा देते हैं। इन सेलेक्टर्स के बारे में बाद में फिर बात करेंगे, और कौन कौन से सेलेक्टर्स हैं अपने पास, सूडो सेलेक्टर्स कौन से हैं, नए सेलेक्टर्स कौन कौन से आए हैं, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर कौन से होते हैं, nth नंबर ऑफ चाइल्ड के सेलेक्टर्स कौन से हैं, बहुत से सेलेक्टर्स हैं, उस पर आराम से कभी डिस्कशन करेंगे। तो न्यू बार को मैंने हाइट दे दी 80 पिक्सल, इसकी विथ दे दी 100%, इसको मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक।
ताकि सॉरी ब्लैक नहीं देंगे, ब्लैक में तो दिखेगा नहीं, वाइट। बॉर्डर इसलिए दिया है ताकि हमें पता चले कि हाँ ड्यू हमारा दिख रहा है कि नहीं। तो अभी जो हमने ड्यू बनाई थी वो ड्यू है ये, जिसकी हाइट है 80 पिक्सल, विथ है 100%। 100% कहने का मतलब है कि इस स्क्रीन के बिल्कुल 100% तक इसकी विथ है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्यू है जिसके अंदर हमें काम करना है। अब इस ड्यू का एक कलर देखो तो ये मेन कलर से हल्का सा शेड में है, तो हम उसको कर सकते हैं। हमने जो बैकग्राउंड यहाँ पे नेओ बार को एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं ब्लैक। अब देखो यहाँ पे कलर आ गया, कलर पे क्लिक करके हम इसकी शेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको हल्का सा वाइट की शेड पे रखता हूँ, कुछ इस तरीके से, और कम चाहिए हमें, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। हाँ ये सही है। तो हमारा नेओ बार इतना तो बन के तैयार है। अब नेओ बार के अंदर हमें यहाँ पे एक इमेज लगानी है, ये तो इमेज है और हम लोग को लिखना होगा नाम। तो मैं वहाँ पे नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ H2 टैग, इसके अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया। और नाम आया भी नहीं, ये रहा नाम आ गया। H2 टैग छोटा लग रहा है, मैं यहाँ पे H2 की जगह H1 कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा साइज में आएगा इस तरीके से। तो नाम लिखने के बाद अब हमें ये पांचों के पांचों मेन्यू बनाने हैं। मेन्यू बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ एक ड्यू। ड्यू को मैंने एक क्लास दे दिया मेन्यू, और इसके अंदर ए टैग के अंदर हम इन सारे चीज़ों को लिख देते हैं। पहला है होम, होम के बाद पेजेस, पेजेस, उसके बाद है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट्स, ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट्स। टोटल ये 5 मेन्यू बन गए हमारे। देख लेते हैं, ये रहे पांचों के पांचों मेन्यू हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। देखो ये, अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेंगे, उसके बाद हमें ये बटन बनाना है। तो ये बटन बनाने के लिए मैं एक ड्यू यूज करूँगा। इस ड्यू को एक क्लास दूंगा मैं, इसका नाम है एक्शन बटन रख देते हैं, एक्शन बटन। एक्शन बटन को अगर हम देखें तो देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान से समझो। इसमें पहले तो ये जो येलो सर्कल तुम्हें दिख रहा है, ये येलो सर्कल एक ड्यू है। उसके बाद ये टेक्स्ट है और ये एक आइकन है। यानी एक ड्यू के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक और ड्यू है येलो वाला, उसके बाद ये टेक्स्ट है, और उसके बाद ये एक आइकन है। तो हमें ये पूरी चीज़ क्रिएट करनी होगी। तो मैंने एक्शन बटन बनाया, और एक्शन बटन की अभी सिर्फ हाइट विड्थ डाल के देखते हैं कि एक्शन बटन दिख कैसा रहा है। डॉट एक्शन ACTION बटन, एक्शन बटन की मैंने हाइट दे दी 50 पिक्सल, विथ दे दी अप्रोक्स 150 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड टील। इससे क्या होगा कि ये एक्शन बटन दिखना शुरू होगा हमें। ये देखो ये हमारा एक्शन बटन है जो अभी हमने बनाया था इतना बड़ा। अब सबसे पहले एलिमेंट्स को हम लोग सेट करते हैं। कैसे? इसमें देखो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, वेट, देखो जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये इस तरीके की फॉर्मेटिंग में, मतलब एक दूसरे के बगल बगल में है, और हमारे सारे एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तीनों को एक दूसरे के बगल में कैसे लाना है।
तो न्यू बार है, न्यू बार के अंदर एक H1 टैग है, एक div है और एक एक्शन बटन है, यानी टोटल 3 चीज़ें हैं और इन तीनों को एक दूसरे के बगल में लाना है। तो हमेशा कभी भी हमें आइटम को एक दूसरे के बगल में लाना हो तो उसके पेरेंट को हम लोग फ्लैग्स बना सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लैग्स, जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं तो ये सारे आइटम एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे, जो भी इसके चाइल्ड्स हैं वो सब एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे। तो मैं न्यू बार के कोड में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि तुम्हारा डिस्प्ले जो होगा वो होगा फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स करते ही ये सब आइटम एक दूसरे के बगल में आ गए। देखो अब दिक्कत ये है कि ये सेंटर में नहीं है, जैसे ये जो बॉक्स है हमारा न्यू बार इसके सेंटर में नहीं है। तो हाइट वाइज इसको सेंटर में करने के लिए एक लाइन का और हम कोड लिखते हैं, उसका नाम है अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करते ही अब ये ऊपर और नीचे से देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया है, यानी न्यू बार के बिल्कुल सेंटर में हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अब एक समस्या और है, इनके आइटम्स देखो इतने गैपिंग पे हैं और हमारे आइटम्स के बीच में ये गैप नहीं है। तो इसको भी हम लोग पिक्सल में न दे करके हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट्स। जस्टिफाई कंटेंट्स में 3 से 4 तरीके की वैल्यू होती हैं। जैसे पहला है सेंटर, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने पे ये पूरा एलिमेंट जो है वो इस बॉक्स के सेंटर में आ जाता है, यानी अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाता है। बिल्कुल सारे जो चाइल्ड्स होते हैं वो पेरेंट के सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके बाद होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि इसके सारे चाइल्ड्स के पास स्पेसेस आ जाएंगे, यानी वो सब स्पेस ले लेंगे। लेफ्ट और राइट से बिल्कुल विथ पे जाके सेट हो जाएंगे एकदम एंड में, और बीच में स्पेस ले लेंगे। जितने भी इसके चाइल्ड होंगे उन सब पे स्पेस बिटवीन के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट से भी थोड़ी सी स्पेसिंग रखी जाती है और बीच में स्पेसिंग ज़्यादा रखी जाती है, इस तरीके से। और एक और प्रॉपर्टी है इसमें, उसका नाम है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली में क्या होगा कि सारे जगहों पे, यहाँ पे भी, इसके पास, यहाँ पे और यहाँ पे, इन चारों जगहों पे स्पेस जो होगा वो इक्वल होगा बिल्कुल। तो फिलहाल इसमें जो यूज किया गया है वो है स्पेस अराउंड। लगभग देखो यहाँ से ज़्यादा गैप्स हैं इधर, तो हम यहाँ पे स्पेस अराउंड हमारे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा, हम स्पेस अराउंड यूज करते हैं। तो देखो हमारे आइटम सेट हो गए बिल्कुल। अब हमें इस ए टैग के साथ काम करना है। उससे पहले ये H1 टैग के साथ भी काम करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेस्टेड सेलेक्टर, जैसे डॉट न्यू बार के अंदर H1 टैग। इससे क्या होगा देखो, ये है हमारा न्यू बार। तो न्यू बार डॉट न्यू बार लिखने का मतलब हुआ कि हाँ न्यू बार में, उसके बाद H1 लिखने का मतलब हुआ कि न्यू बार के अंदर जो H1 होगा उसके लिए CSS लिखना। तो मैंने इसके लिए CSS लिखा कि सबसे पहले तुम्हारी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके मैंने कर दी कर्सिव। कर्सिव करते ही ये इस तरीके से हो गई। अब मैं कहूँगा कि तुम्हारी फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ी सी बढ़ जाए, यानी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे पिक्सल में दे रहा हूँ 25 पिक्सल। 25 पिक्सल कम है, मैंने 45 पिक्सल कर दिया। 45 पिक्सल, तो इस तरीके से दिख रहा है। अब तुम इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो 45 या 50 एज पर योर यूज। तो देखो हमारा टेक्स्ट सेट हो गया। अब हमें इस ए टैग के साथ काम करना है। ए टैग है मेन्यू के अंदर, मेन्यू के अंदर ए टैग्स हैं, ये एंकर टैग्स हैं। तो मैं लिखूँगा इसे पहले ये डॉट न्यू बार के अंदर डॉट मेन्यू के अंदर ए टैग।
हम तो डायरेक्ट भी थे लिख सकते थे। डायरेक्ट लिखने पे क्या होगा कि जब हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो कई बार चीज़ें ओवरराइड होने लगती हैं, मल्टीपल जगह पे सेम क्लासेस यूज होने की वजह से ओवरराइड होने लगती हैं। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा जहाँ से क्लासेस शुरू हो रही है वहाँ से लेके नेस्टेड कोड लिख के चलें। इससे क्या होगा, क्लासेस कभी भी ओवरराइड नहीं होंगी, और कभी क्लासेस वगैरह अगर ओवरराइड नहीं होंगी तो कोड में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो इस वजह से हमें पता होगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है, और बहुत कम एरर वगैरह आएंगे, बहुत कम डिजाइन वगैरह बिगड़ेगी। तो इस वजह से सेफ रह पाएंगे हम। तो इंडस्ट्री में जो तरीका यूज होता है वो इस तरीके से, या तो तुम बिल्कुल नेस्टेड इस तरीके से काम करो, या तो फिर इंडस्ट्री में यूज होता है सैस। सैस CSS को लिखने का एक तरीका है ये, तो इसका यूज होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सैस यूज कैसे किया जाता है CSS में। तो उस तरीके का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में ज़्यादातर, नहीं तो नॉर्मली लिखा जाता है तो इस तरीके से काफ़ी पेरेंट और चाइल्ड के कॉम्बिनेशन पे लिखा जाता है। तो मैंने लिखा नेओ बार के अंदर, मेन्यू के अंदर जो ए टैग हैं उनके लिए CSS। सबसे पहले मैं इनका कलर वाइट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा इनका कलर जो है वाइट हो जाए। तो देखो इन सब का कलर वाइट हो गया। उसके बाद इनके नीचे लाइनिंग आ रही है, इसको हटा सकते हैं हम। मैंने लिख दिया कि इनका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। तो इनके नीचे कोई भी लाइनिंग नहीं आएगी। इनकी फ़ॉन्ट फैमिली भी मुझे सही नहीं लग रही है, तो मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करूँगा। मैंने कह दिया तुम्हारी फ़ॉन्ट फैमिली होगी शिवो UI, ये शिवो UI। तो अब इनकी फ़ॉन्ट फैमिली कुछ इस तरीके से है। इनकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैंने कहा कि इनकी फ़ॉन्ट साइज बड़ी कर दो। फ़ॉन्ट साइज एटलीस्ट 35 पिक्सल, और नॉट 35, 30 पिक्सल, तो ज़्यादा ही बड़े हो गई है। 25 पिक्सल अभी ठीक है लगभग। थोड़े से और छोटे चाहिए हमें, 20 पिक्सल। सही है, 20 पिक्सल। अब देखो इनके मेन्यू के बीच में गैप्स हैं, यहाँ पे देखो इनके मेन्यू के आइटम्स के बीच में गैप्स हैं, और ये सारे गैप्स इक्वल हैं बिल्कुल। तो हम गैप देने के लिए मार्जिन पैडिंग का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे। हमारे पास एक और तरीका है, फ्लैक्स। मैं कहूँगा कि तुम्हारा जो है फ्लैक्स हमेशा पेरेंट को बनाया जाता है। तो ये पूरे के पूरे आइटम है किसके अंदर, मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर है, तो मैं मेन्यू के लिए CSS लिखूँगा। क्या मैंने लिखा, डॉट नेओ बार, इसके अंदर जो डॉट मेन्यू है इसको बना दो डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स बनाने के बाद कोई भी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हुई, कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं हुए। फ्लैक्स बनाने के बाद ही हमारे पास एक और प्रॉपर्टी अब ओपन हो जाती है, उसे कहते हैं गैप। अब मैं लिखूँगा गैप 20 पिक्सल। तो इसके सारे एलिमेंट्स के पास, मेन्यू के अंदर जितने एलिमेंट हैं, यानी जितने इसके चाइल्ड हैं, तो ये है मेन्यू। मेन्यू के अंदर 1 2 3 4 5, टोटल 5 चाइल्ड हैं, यानी एक मेन्यू के अंदर 5 चाइल्ड हैं। इन पांचों के पास 20-20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। देखो अपने आप इनके बीच में गैप आ गया। जबकि हम इसे मार्जिन और पैडिंग से देने जाते हैं तो हमें सबके लिए देना पड़ता, लेकिन मैंने एक लाइन के कोड से इन सब के बीच में गैपिंग दे दी। 20 पिक्सल कम लग रहा है, मैं इसे 25 कर दूंगा, 25 पिक्सल का गैप, इस तरीके से। अब ये तरीका गैप देने का है। अब देखो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स बंद कर देते हैं तो गैप काम नहीं करेगा, नहीं काम कर रहा है। तो गैप की प्रॉपर्टी तभी ओपन होती है, तभी यूज हम कर सकते हैं जब डिस्प्ले फ्लैक्स हो, नहीं तो हम गैप की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। इसलिए इसे डिस्प्ले फ्लैक्स बनाना ज़रूरी है। तो फ्लैक्स बनाने के बाद हमने गैप दे दिया, इनके बीच गैप्स आ गए। अब हमें क्या करना है, गैप का काम हो गया। अब हमें ये बटन बनाना है। ये बटन अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इस बटन पे हमें काम करना है। इस बटन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर एक डिव बनाना है, इस कलर का, येलो कलर का हल्का। तो हम आ जाते हैं इस बटन के अंदर, ये रहा एक्शन बटन। एक्शन बटन के
सर्कल। सर्कल क्लास के लिए हम CSS लिखेंगे। एक्शन बटन का कोड ये रहा, इसको हम ऊपर से नीचे ला देते हैं यहाँ पे एक्शन बटन। इसके बाद एक्शन बटन के अंदर सर्कल क्लास है, तो डॉट एक्शन बटन के अंदर डॉट सर्कल है। इसके लिए मैंने लिखा कि तुम्हारी हाइट जो रहेगी वो रहेगी 50 पिक्सल, तुम्हारी विड्थ जो रहेगी वो भी रहेगी 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो रहेगा येलो, येलो ग्रीन। दिख ही नहीं रहा है, अभी दिखेगा। आई होप रिफ्रेश नहीं हुआ था, अभी रिफ्रेश हो जाएगा तो दिखेगा। देखो, तो ये हमारा ग्रीन बॉक्स आ गया। अब ग्रीन बॉक्स इसमें स्क्वायर शेप में आ रहा है, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे राउंड शेप में। तो गोला बनाने के लिए बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, ध्यान देना है कभी भी अगर हमें पूरा गोल सर्कल बनाना है तो हाइट और विड्थ उसकी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद हमें लिखना होता है बॉर्डर रेडियस 50%। 50% लिखते ही वो बिल्कुल गोला बन जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा अगर गोला बनाना हो तुम इसे कम ज़्यादा लिख सकते हो, जैसे 10 पिक्सल। 10 पिक्सल मैंने लिखा तो देखो कॉर्नर से बस हल्का हल्का सा गोल हुआ है। तुम इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 20 पिक्सल, देखो थोड़ा सा और गोला हो गया ये। और अगर 50% लिखते हो तुम तो ये बिल्कुल ही गोला बनता है 50%। तो देखो ये बिल्कुल फुल सर्कल बन गया। तो हमारा सर्कल तो बन गया। सर्कल बनाने के बाद अब हमें लिखना है ये टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट लिख देते हैं। तो ये बन गया हमारा सर्कल। सर्कल के बाद मैंने ए टैग लिखा और यहाँ पे लिख दिया लेट्स टॉक। लेट्स टॉक ये मैंने लिख दिया। लेट्स टॉक लिखते ही ये लेट्स टॉक यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन हमें तो ये उसके ठीक बगल में लाना था। लेट्स टॉक के बाद हमें एक आइकन भी लगाना है। आइकन लगाने के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम क्या है? फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है जो हमें बहुत सारे आइकन्स प्रोवाइड करता है। तो फॉन्ट ऑसम को पहले हम अपने कोड में इंटीग्रेट करेंगे CDN के थ्रू, और उसके बाद हम उसका यूज करेंगे। तो CDN लगाने के लिए सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN। जैसे ही फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे तो हमारे सामने एक वेबसाइट आएगी CDN.js की। ध्यान रखना है कि वो वेबसाइट CDN.js की हो। CDN.js की वेबसाइट हम ओपन करेंगे और इस वेबसाइट में सबसे ऊपर ही हमें लिंक मिल जाएगा, CDN मिल जाएगा हमें, जो हमें अपने कोड में यूज करना है। एक सेकंड रुको जरा। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई CDN.js की। अब इसके पहले ही लिंक पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 3 तरीके की लिंक मिलती है हमें। पहला URL, दूसरा लिंक टैग और तीसरा SRI। हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम इसमें से लिंक टैग को कॉपी करें, बीच वाला। लिंक टैग पे जैसे क्लिक करते हैं ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद वो लिंक टैग है, तो मैंने शुरू में ही बताया था लिंक टैग हमेशा हेड टैग में पेस्ट किया जाता है। हेड के अंदर ही लिंक टैग को रखा जाता है। और कोई भी अगर हम एक्सटर्नल CDN यूज करेंगे तो कोशिश करेंगे कि अपने CSS के ऊपर उसे रखें। तो इस तरीके से मैंने फॉन्ट ऑसम की CDN लगा दी। फॉन्ट ऑसम की CDN ऊपर लगा दी, उसके नीचे मेरी CSS है। तो ये फॉन्ट ऑसम हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब क्या करना है, फॉन्ट ऑसम हमें यूज करना है। यूज करने के लिए हमें ब्राउज़र पे लिखना है फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम ओनली। जैसे ही फॉन्ट ऑसम लिख के सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आएगी fontawesome.com।
तो हमें ये फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट ओपन होते ही तुम्हें यहाँ ऊपर में दिख जाएगा आइकन्स। इस आइकन पे क्लिक कर देना है और आइकन्स पे आ जाना है। अब तुम्हें यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स मिल जाएंगे। हमें चाहिए राइट एरो, तो मैंने सर्च किया राइट एरो और सर्च कर दिया। तो राइट एरो से रिलेटेड जितने भी आइकन्स होंगे इसके पास वो हमें दे देगा। अब ध्यान रखना है कि फॉन्ट ऑसम फ्री और पेड दोनों आइकन लेता है। पेड के लिए हमें इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा और फ्री वाले हम फ्री में यूज कर सकते हैं। तो देखो जितने के ऊपर प्रो लिखा हुआ है वो पेड है, जो फ्री है उसके ऊपर इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो यहाँ पे एक बटन है फ्री का, फ्री पे क्लिक करोगे केवल फ्री वाले आइकन दिखने लगेंगे। फ्री पे मैंने क्लिक किया और मुझे राइट साइड में एरो चाहिए, लगभग ये। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक मॉडल ओपन हो जाएगा। मॉडल में तुम्हारे सामने कोड होगा। HTML में यूज करने के लिए ये कोड है, अगर रिएक्ट में यूज करना है तो ये कोड है, Vue.js में यूज करना है तो ये कोड है, और अगर SVG लगाना चाहते हो तो ये लगा सकते हो। तो फिलहाल मुझे HTML में यूज करना है। तुम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो ये कलर, ये इस तरीके से अलग अलग वेरिएंट्स यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से इनके कलर यूज चेंज कर सकते हो, कौन से कलर में तुम्हें चाहिए। यहाँ से तुम इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो, जैसे ये बीट वाला एनिमेशन है, ये बीट फेड का एनिमेशन है, ये बाउंस का, ये फेड अप, फ्लिप, ये शेक। जैसे नोटिफिकेशन वाला आइकन जितने देखते हो मोस्टली ये शेक वाला उस पर एनिमेशन यूज हुआ रहता है। ये स्पिन, रिवर्स स्पिन, स्पिन पल्स, इस तरीके से तुम इसमें एनिमेशन भी चाहो तो यूज कर सकते हो। फिलहाल हम इसमें कोई एनिमेशन नहीं रखते और बस ये HTML कॉपी करते हैं और अपने कोड में आ जाते हैं। अब जहाँ हमें यूज करना है लेट्स टॉक, इसके ठीक बाद यूज करना है, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया और अब देखते हैं। तो देखो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे ये आइकन आ गया है। देखो ये यहाँ पे ये आइकन हमें दिख रहा है, काफ़ी छोटा सा है लेकिन आइकन दिख रहा है, और वो कलर ब्लू है उसका इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम उसको कलरिंग वगैरह भी सही करते हैं। अब क्या करना है, अब हमें आना है एक्शन बटन, सर्कल बना दिया हमने। एक्शन बटन के अंदर जो ए टैग है उसके लिए CSS लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो एक्शन बटन ये रहा, तो मैंने लिखा डॉट एक्शन बटन, उसके अंदर ये ए टैग है तो मैंने लिखा ए टैग। इसका कलर सबसे पहले, तो इसका कलर होगा वाइट। उसके बाद इसकी फ़ॉन्ट साइज, तो इसकी फ़ॉन्ट साइज हमें करनी थी 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो इस तरीके से ये दिखने लगा। अब समस्या ये है कि ये हमारा ए टैग है और ये गोला है, दोनों एक लाइन में दिख ही नहीं रहे। एक लाइन में दिखाने के लिए हम फ्लैक्स तो लगा सकते हैं, जैसे एक्शन बटन को अगर मैंने बना दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये एक दूसरे के बगल में आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चाहिए, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे CSS की एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है पोजीशन। अब इसे ध्यान से सीखना पोजीशन कैसे काम करता है। अब ध्यान से देखो, ये है वो सर्कल और ये है हमारा एंकर टैग, यानी इस ए टैग को उठा के इस सर्कल पे हमें रखना है। तो यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट करके हम काम करेंगे। जब भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट बनाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी टैग को पेरेंट मानने लगता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी ड्यू को या किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट बनाएं तो उसके पेरेंट को रिलेटिव देना कंपलसरी है। कभी भी किसी भी एलिमेंट को अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देना कंपलसरी है, नहीं तो वो बॉडी को
पोजीशन रिलेटिव मानने लगेगा और तुम्हारा कोड गलत जाने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम एक्शन बटन को पोजीशन रिलेटिव बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से डिस्प्ले फ्लैग्स हटाया और इसको बनाया पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव बनाते ही अब मैं इस सर्कल को कहूँगा कि तुम्हारा जो पोजीशन होगा वो होगा एब्सोल्यूट, और इस ए टैग को भी कहूँगा कि तुम्हारा भी जो पोजीशन होगा वो होगा एब्सोल्यूट। अब देखते हैं क्या चेंजेस हुए। तो देखो, जैसे ही दोनों चीज़ें पोजीशन एब्सोल्यूट होती हैं तो देखो ये रहा हमारा सर्कल और ये रहा टेक्स्ट, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर दिख रहे हैं। वेट, अब ये स्क्रीन दिख रही है सबको? फाइन। मैं बता रहा था पोजीशन कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ, 2 पिक्सल का जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये इस वजह से समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी ये जो टेक्स्ट है ये हमारे येलो सर्कल के ऊपर आने लगा है, लेकिन अभी तक ये ऊपर नहीं आ रहा था। तो पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही क्या होता है कि एलिमेंट अपने रियल पोजीशन से एक स्टेप ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से ये दिखने लगा। अब जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट होती है तो हमारे पास 4 नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। 4 नई प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती हैं? टॉप, पहली प्रॉपर्टी है टॉप, दूसरी है बॉटम, तीसरी है लेफ्ट और चौथी प्रॉपर्टी है राइट। ये 4 प्रॉपर्टी नई हमें मिलती हैं जिसके साथ अब हम अपने एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कहीं भी। तो जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैंने सर्कल को बनाया पोजीशन एब्सोल्यूट, लेकिन सर्कल के साथ हमें कोई काम है ही नहीं, सर्कल तो हमें यहीं रखना है, ठीक है, लेकिन हमें इसको सेंटर में रखना है। लेट्स टॉप को सेंटर में रखना है। इसके लिए क्या करेंगे? तो मैंने पोजीशन रिलेटिव बनाया है, उसके बाद भी हम डिस्प्ले फ्लैग्स बना सकते हैं। तो मैंने एक्शन बटन को बना दिया डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम्स इसके कर दिए सेंटर। तो जैसे ही फ्लैग्स बना के अलाइन आइटम सेंटर किया तो देखो ये सर्कल के सेंटर में तो आ गया, लेकिन हमें बनाना क्या था? सेंटर में भी रहे और लेफ्ट साइड से इतना गैप है, इसके पास थोड़ा सा ये गैप है, और इस गैप को मेंटेन करने के लिए हमें इसे लेफ्ट से पोजीशन देनी या लेफ्ट से इसे सेट करना पड़ेगा। तो सर्कल में हमें कुछ नहीं करना है, ए टैग के अंदर सही से सेट करने के लिए मैंने लिखा कि लेफ्ट से तुम्हें 20 पिक्सल और आगे चले जाना है। तो देखो लेफ्ट से ये 20 पिक्सल आगे आ गया। मैं इसे कह सकता हूँ कि लेफ्ट से तुम 50 पिक्सल आगे चले जाओ, ये लेफ्ट से 50 पिक्सल आगे चला जाएगा। तो मुझे इसे ओरिजिनली लेफ्ट से 20 पिक्सल ही रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन बन के तैयार हो गया पोजीशन के बिहाफ पे। तो पोजीशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी एलिमेंट को हम अगर पोजीशन एब्सोल्यूट बनाते हैं, कभी भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट बनाएंगे तो उसके पेरेंट को रिलेटिव बनाना कंपलसरी है। कभी भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करेंगे तो उसके पेरेंट को रिलेटिव देना कंपलसरी है, नहीं तो जैसे ही ये रिलेटिव मैं यहाँ से हटाऊंगा, देखना डिजाइन पूरी बिगड़ जाएगी। ये यहाँ से शुरू होने लगा, क्यों? क्योंकि अब ये बॉडी को अपना पेरेंट मानता है और बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है तो वो बॉडी से 20 पिक्सल काउंट करेगा। इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि तुम्हारा पेरेंट ये बॉक्स है और तुम्हें यहाँ से 20 पिक्सल काउंट करना है। तो ये है पोजीशन, जिसमें पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो चीज़ें होती हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट चाइल्ड को दिया जाता है और पोजीशन रिलेटिव पेरेंट को दिया जाता है। तो आई होप कि पोजीशन तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत और है कि ए टैग और ये आइकन दोनों एक दूसरे के सेंटर में नहीं है, इसे हम लोग सेंटर में कर देते हैं। तो ए टैग ये रहा और
आइकन ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर में नहीं है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, तो ए टैग को अगर मैं बना देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और कह देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये देखो सेंटर में हो गया। इसके बीच में हल्की सी गैपिंग भी दे देते हैं, तो मैंने कह दिया 10 पिक्सल का गैप हो गया, 5 पिक्सल, ठीक है, गैप हो गया। अब इसके नीचे लाइनिंग आ रही है और यहाँ पे लाइनिंग नहीं है, तो हमें ये लाइनिंग हटानी है। तो लाइनिंग हटाने के लिए मैंने अभी बताया था ए टैग के अंदर से लाइनिंग हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, जैसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन नन सेट करते हैं बस हमारी ये लाइनिंग घट गई। अब हमारा ये न्यू बार बन के तैयार है। सबसे कॉम्प्लेक्स इसमें इसे ही बनाना था, क्योंकि इसमें पोजीशन लगने थे, 2 एलिमेंट पे काम होने थे, ये हमने बना लिया। न्यू बार इसे बनाने में हमने सीखा कि फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे यूज होती हैं। फ्लेक्स में जस्टिफाई कैसे यूज होता है, जस्टिफाई की 3 वैल्यू हैं जो मोस्टली यूज होती हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, इन सब का यूज कैसे होता है। और ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा। तो इस तरीके से हमारा हेडर बन के कंप्लीट है लगभग। अगर हम इससे मैच करें तो हेडर लगभग हमारा बन के कंप्लीट है। तो आई होप यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल नहीं होगा, क्योंकि सारे चीज़ें मैंने क्लियर करते हुए मैं चला हूँ। सारे टॉपिक जो भी बीच में आ रहे हैं उसको डीपली हम लोग डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा हेडर बन गया है। तो अब हमारे हेडर के आसपास जो ये बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर को हम बंद कर देंगे। तो है न्यू बार में, तो ये रहा न्यू बार में बॉर्डर मैंने दिया था, कहाँ है ये 2 पिक्सल का बॉर्डर, इसे मैंने कर दिया बंद। तो न्यू बार का बॉर्डर बंद हो गया, न्यू बार देखने में अब सही लग रहा है। एक चीज़ और है इसमें, देखो एक ये येलो है, इसका मतलब ये येलो नहीं है, इसका मतलब है डिज़ाइन ये कहना चाह रहा है कि जब हम इस एलिमेंट पे हॉवर करेंगे तो इसका कलर हल्का सा येलो हो जाएगा। तो इसे हमें मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस कलर भी हमारा अलग है, तो कलर मैंने पहले से ही लिख के रखा है। ये कलर मैंने पहले से निकाल लिया था, क्योंकि निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये है वो कलर कोड, तो ये कलर कोड हम लगा देते हैं जहाँ भी हमने येलो ग्रीन यूज किया था वहाँ पे। येलो ग्रीन ये रहा, इसकी जगह पे ये कलर हमने डाल दी। ये कलर डालते ही अब हमारा बैकग्राउंड कलर मैच कर रहा होगा, देखो। तो अब हम हॉवर के साथ इसका कलर चेंज करते हैं। हॉवर के साथ कलर कैसे चेंज होता है, तो देखो ये मेन्यू के अंदर है ए टैग्स, तो मेन्यू के अंदर ए टैग कहाँ लिखा है हमने, ये न्यू बार मेन्यू के अंदर ए टैग। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि न्यू बार के अंदर जो मेन्यू है उसके अंदर ए टैग पे जब हॉवर होता है तो उसके लिए CSS, ये जो था ए टैग के लिए CSS था, और अब हम लिखने जा रहे हैं उस पर हॉवर होगा तब के लिए CSS। अब हम इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर हमें चेंज करनी है, तो कलर हमें वाइट की जगह रखनी है हल्की सी येलो पे जो अभी यूज हो रही थी, तो हम वो रख सकते हैं ये। अब जैसे ही हम ए टैग पे हॉवर करते हैं तो देखो कलर चेंज हो रहा है इस तरीके से। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया था, हम चाहते हैं कि हॉवर करने पे लाइन भी आ जाए, तो हम लिख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में कई वैल्यू हैं, डैश, डॉटेड, डबल, लाइन थ्रू, नन, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन, वेबी। तो इसमें से जो तुम्हें यूज करना हो अपने अकॉर्डिंग यूज करके ट्राई करना। मैंने वेबी डाला, तो देखो अभी डिज़ाइन पे कुछ नहीं है, जैसे ही हॉवर करता हूँ तो यहाँ पे एक वेबी आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वेबी की जगह हम यूज करते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन आ रहा है। जैसे मैं हॉवर करता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन भी आती है, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो हॉवर में भी हम CSS चेंजेस कर सकते हैं और नॉर्मल में भी। तुम चाहो तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ी कर सकते हो, जैसे अभी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है 20 पिक्सल, तुम चाहते हो कि जैसे ही हॉवर हो तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हल्की सी कम हो जाए तो 15 पिक्सल। तो अभी सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, हॉवर करते ही देखो वो छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तुम इसे बड़ा भी कर सकते हो हॉवर करते ही 25 पिक्सल,
के साथ तुम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी बदल सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव, कि हॉवर करते ही कर्सिव हो जाए। तो देखो हॉवर करते ही ये कर्सिव हो रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हॉवर के साथ तुम अलग अलग चीज़ें इसमें बना सकते हो। फिलहाल हम इसमें एक चीज़ बस रखते हैं, कलर, कि जैसे इस पर हॉवर हो तो कलर इसका चेंज हो, जैसे हमारे डिज़ाइन में था अभी तक। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ बना दी है। तो हॉवर के साथ हमारा कलर हो गया। यह है लेट्स टॉक। इसके साथ भी हॉवर के साथ हम हल्का सा काम करेंगे। क्यों? डिज़ाइन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ यूआई में कुछ है। जैसे अभी हम इस बटन पर हॉवर कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टैटिक सा दिख रहा है। अभी हम इसमें हल्की सी एनिमेशन बिल्कुल मिनिमिस्टिक सी ऐड कर सकते हैं। क्या? देखो एक्शन बटन के अंदर ए टैग है, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे ही डॉट एक्शन बटन पे हॉवर होगा, ये तरीका देखना, तो इसके अंदर के ए टैग में चेंजेस होंगे। ये लिखने का तरीका क्या है कि मैंने कहा कि हॉवर किस पे होगा? एक्शन बटन पे। हॉवर होगा इस बटन पे, मतलब चाहे वो सर्कल पे हो या ए टैग पे, दोनों में से किसी पे भी होगा तो हमारा ये कोड चलेगा। लेकिन इस केस में क्या था कि ए टैग पे हॉवर है, ए टैग के बाहर अगर जाता है तो वो काम नहीं करेगा, ए टैग पे ही सिर्फ काम करेगा। लेकिन अभी जो लिखूंगा वो सर्कल पे भी जाएगा तो काम करेगा, और इस लेटर पे भी जाएगा। तो मतलब मैंने पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया है कि एक्शन बटन पे अगर हॉवर होता है तो इसके ए टैग में हमें चेंजेस करने हैं। और क्या करने हैं? तो देखो गैप मैंने 5 पिक्सल दिया था ना, ये गैप मैं हल्की सी बढ़ा दूंगा, 5 की जगह मैं कर दूंगा 8 पिक्सल। अब देखो जैसे ही हॉवर होगा तो ये एरो हल्का सा आगे बढ़ेगा। अगर 8 कम लग रहा है तुम यहाँ पे 10 दे दो। अब देखो तो हॉवर करते ही एरो हल्का सा आगे बढ़ता है। इसमें और चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस पे हॉवर हो ना तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ जाए। तो देखो हॉवर करते ही एक लाइन भी आएगी इस तरीके से। फिलहाल लाइन सही नहीं लग रही, लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो अभी के लिए इतना है। इसमें हम ये सर्कल के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी एक्शन पे हॉवर हो तो इसके सर्कल में भी चेंजेस आए। डॉट सर्कल, सर्कल में क्या चेंजेस आए? तो मैं चाहता हूँ कि जो सर्कल है इसकी सर्कल की हाइट और विड्थ 50-50 पिक्सल है, ठीक है। मैं इसकी हाइट और विड्थ हल्की सी बड़ी करना चाहता हूँ। तो जैसे ही उस पर हॉवर हो तो इसकी हाइट और विड्थ 50 की जगह 60 हो जाए। तो अब देखो इस तरीके से। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इसका पेरेंट है एक्शन बटन, एक्शन बटन पे मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, ट्रांजिशन ऑल इज 0.2s। अब देखना ट्रांजिशन ऑल इज 0.5 सेकेंड। इस पे नहीं काम कर रही है, ये इसके इस पेरेंट पे काम करेगा। देखो अभी हल्का सा मिनिमिस्टिक सा इफेक्ट, बिल्कुल सर्कल अब हल्का टाइम लेके बड़ा हो रहा है। यही काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, ए टैग के साथ भी। मैंने लिखा ट्रांजिशन ऑल इज 0.3 सेकेंड। अभी क्या था कि हॉवर करते ही वो जो एरो था वो डायरेक्ट आगे जा रहा था, अभी हल्का सा टाइम लेगा। देखो तो ये काफ़ी मिनिमिस्टिक से इफेक्ट्स हो गए। ये एक मिनिमिस्टिक सा इफेक्ट बना हमारा हॉवर करते ही इस तरीके से। यही काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं। देखो जैसे अभी हॉवर कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये कलर आ जा रहा है। हम इसको भी कर सकते हैं कि ये हॉवर हो रहा है हमारे मेन्यू के ए टैग पे। तो मैंने कह दिया कि मेन्यू के ए टैग में कोई भी चेंजेस होता है तो यहाँ पे ट्रांजिशन रहेगा ऑल ईज। ईज की 4 वैल्यू हैं, ईज इन आउट, ईज आउट। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। चारों एनिमेशन के ही अलग अलग टाइप्स हैं बस।
ऑल इज 0.3 सेकेंड। अब देखना हावर करते ही हल्की सी मतलब काफ़ी मिनिमिस्टिक सा अब एनिमेशन इस पे आ गया इस तरीके से। तो ये सेक्शन भी हमारा बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब हेडर में कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है, हमने सारी चीज़ें इसमें बना दी। तुम इसमें चाहो तो अंडरलाइन वाला काम डाल सकते हो कि ए पे जैसे ही हवर हो तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है अंडरलाइन हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो। तो अंडरलाइन होते ही इस तरीके से हल्की सी टाइमिंग के साथ ये चलेगा। तो हेडर आज बन के कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में ये हीरो सेक्शन हम पूरा बनाएंगे। इसमें भी हमें पोजीशन पे काम करना है, ध्यान देना। जैसे ये यहाँ पे यूआई डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इस इमेज का पार्ट नहीं है, इसे अलग से पोजीशन से सेट किया गया है। जैसे अभी हमने सर्कल को सेट किया था, उसके बाद ये जो वेब डिजाइन है यहाँ पे, ये भी पोजीशन के बिहाफ पे ही सेट किया गया है। तो इन दोनों को बनाना सीखेंगे, इसमें पोजीशन देखेंगे। ये इमेज के पीछे जो ये येलो बैकग्राउंड हल्की सी आ रही है, ये भी पूरी की पूरी पोजीशन के बिहाफ पे ही सेट की गई है। तो इन चीज़ों को देखेंगे बनाना कल। उसके बाद ये जो यहाँ पे अलेक्जेंडर है, इसका कलर अलग कैसे है बाकियों से। उसके बाद हम इसमें भी एनिमेशन ऐड करने की कोशिश करेंगे। कुछ मिनिमिस्टिक से अगर एनिमेशन लग पाते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे भी एक अच्छा सा इफेक्ट कोई लगाएं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब किसी को कुछ पूछना हो तो वो मैसेज डाल सकता है। फिलहाल मैं माइक परमिशन ऑन कर रहा हूँ।